Good morning, everyone. So, as we proceed in chapter number 2, we are at our last topic, and our last topic is food preservation. फूड को प्रिजर्व कैसे करना है। हमने सारी चीज़ें देखी। देखो, डिजीज़ कैसे फैलती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प कैसे करते हैं, फिर हमारे एनिमीज़ कैसे बिहेव करते हैं, हमें कैसे तंग करते हैं, कौन सी डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। फिर आया कि एनिमल्स में कौन सी डिजीज़ होती हैं, प्लांट्स में कौन सी डिजीज़ होती हैं, देन वो जो डिजीज़ होती हैं उनसे हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जो कल देखा था। फूड पॉइजनिंग भी बैक्टीरिया और फंगस से होती है, जब वो हमारी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। और वो बॉडी में जाते क्यों हैं? हमारी गंदी हैबिट्स की वजह से। जब हम बिना हाथ धोए खाते हैं, या बाहर से कुछ भी खुला कुछ भी खा लेते हैं, या रेफ्रिजरेटेड कुछ भी खा लेते हैं, बहुत देर से बाहर पड़ा हुआ कुछ भी खा लिया। ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब हरकतें हम करते हैं तो या लार्ज पार्टीज़ हैं, पिकनिक्स हैं, शादी है, कोई फंक्शन है, उस पर अगर हम कुछ खा लेते हैं और बिना सोचे समझे, हाँ भाई ये बहुत टेस्टी लग रहा है, खा लो, है ना, ऐसा नहीं। पहले उसके बाद देखते हैं। अगर किसी भी फंक्शन वगैरह पे जाओ, अब देखो कि कुछ भी प्रॉपरली अभी गर्म किया जा रहा है, या अभी बन रहा है, ताज़ा अभी बन रहा है कुछ भी, तो वो लो। ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी पहले का कटा पटा पड़ा है, पहले का बना हुआ पड़ा है, वो उठा के यूज़ करने लग जाओ। सो ऐसी चीज़ें करने। अब हमें ये देखना है कि बहुत सारी फूड आइटम्स जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि दे यूज़ टू स्पॉइल द फूड आइटम्स, क्योंकि उनको भी तो फीड ऑन करना है, उनको भी तो खाना है ना। तो उनको अगर कुछ भी ऐसा मिल गया, ओपन में मिल गया, या कुछ ऐसे उसमें मिल गया जिसमें वो इजीली खा पी सकते हैं, एनवायरनमेंट उनको सूटेबल मिल गया, तो दे विल फीड ऑन इट एंड दे विल स्पॉइल द फूड। अगर वो फीड ऑन करना शुरू कर देंगे तो हमारे खाने लायक नहीं बचेगा। सो फूड प्रिजर्व करना मीन्स फूड को हमें ऐसे हैंडल करना है, या कुछ ऐसे उसको ट्रीट करना है कि उसमें से ना हम वो चीज़ें या तो हटा दें या कम कर दें, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर ग्रो कर सकते हैं। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम उसके अंदर से ऑक्सीजन ही हटा दें, एयर ही बिल्कुल ख़त्म कर दें, वैक्यूम पैक कर दें। या फिर उसमें से उसको पानी मॉइस्चर चाहिए होता है, तो एक और मेथड है कि उसका मॉइस्चर ख़त्म कर दें। मॉइस्चर कैसे ख़त्म करेंगे? उसको ड्राई करके, सुखा के, है ना। सो मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड सो एज टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन द स्पॉयलेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि उसकी क्वालिटी कम ख़राब हो, एडिबिलिटी खाने लायक जो सब्सटेंस है, देन न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसके न्यूट्रिशंस ख़त्म ना हो। ठीक है। और वो ये सब कैसे ख़त्म हो रहे हैं? बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑन द होल हमें दूर रखना है अपने फूड से। ठीक है जी। तो उसको दूर रखने के लिए हम जो भी मेथड अपना रहे हैं, दैट इज़ द फूड प्रिजर्वेशन। फाइन। So this is the definition of food preservation. You can write this. ठीक है। और simply you can also write that it involves preventing the growth of bacteria, fungus and other microorganisms. ठीक है। Now rancidity क्या होता है? What do you mean by rancidity? See, rancidity जो होता है, जब जैसे कोई तली हुई चीज़ पड़ी है, जैसे घर में थारा राम के वो तो बड़े अच्छे लगते हैं ना सबको, थारा राम के मीठे वाले, वो क्या बोलते हैं, शक्करपारे, है ना। वो शक्करपारे या काली मिर्च वाली मट्ठी जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है, मटर बहुत अच्छे लगते हैं। सारी फ्राई की हुई चीज़ें हैं। ठीक है। फ्राई की हुई चीज़ें हैं, दैट मीन्स ऑयल में फ्राई की हुई हैं, दैट मीन्स इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो ये तली हुई चीज़ें हम कहते हैं तो काफ़ी टाइम तक पड़ी रहे, कुछ नहीं होता है इनको। लेकिन इस मौसम में अगर ये चीज़ें
मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है या एयर के कांटेक्ट में आती हैं, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फीडिंग ऑन ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट इन दीज आइटम। इस आइटम में जो ऑयल या फैट प्रेजेंट होता है उसको डिकम्पोज करने लगती है, और हमें देखने में पता भी नहीं चलता कि वो ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि देखने में तो वो बिल्कुल ठीक लग रही है, बट प्रॉब्लम आ रही है जब हम उसको खाते हैं, मुंह में डालते हैं, उसका टेस्ट ख़राब लगता है और उसकी खुशबू बड़ी अजीब सी हो जाती है। ठीक है, तो जब इफ़ देयर इज़ अ disagreeable odor or taste in a food item, ठीक है, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल और फैट, दिस इज़ नोन एज रैंसिडिटी। जब ऑयल और फैट की डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन तो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे ना, है ना, एंड देन दिस रिलेट्स टू, मतलब डिकम्पोजिशन हुई और उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, और उसका ऑर्डर मीन्स स्मेल। ठीक है, स्मेल चेंज हो जाएगी एंड टेस्ट चेंज हो जाएगा। देखने में हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि उसमें कुछ चेंज आया। फाइन, दिस इज़ द रैंसिडिटी। आप सिंपल ये कर सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी, या ये लिख सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, आप जिसको इजीली समझा सको वो करना है। ठीक है, then some preservation methods require the food to be sealed after treatment to prevent recontamination with microbes। तो कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स ऐसे हैं कि जैसे फूड को ट्रीट कर दिया, लेकिन ट्रीट करने के बाद उसको फिर अच्छे से पैक करो ताकि फिर दोबारा से मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ जाए। ठीक है जी, देन उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। अलाउ फूड टू बी स्टोर्ड विदाउट एनी स्पेशल कंटेनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो ड्राई कर दिया या फूड को ऐसे स्टोर किया जिस पे हवा और मॉइस्चर कम से कम लगे। ठीक है, सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द मैथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। उससे पहले एक फूड प्रिजर्वेशन की ये भी डेफिनेशन आप देख सकते हो, दैट इट इज़ द टेक्निक टू प्रिवेंट फूड स्पॉयलेज, फूड पॉइजनिंग एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन फूड। फूड में किसी भी तरीके की माइक्रोबियल कंटामिनेशन शुरू हुई है, ख़राब होना शुरू हुआ है, या पॉइजनिंग से बचाने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है, दैट इज़ द फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन करते क्यों हैं? ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन को हम हटा सकें, या पैथोजेंस को हम मार दें, या फूड स्पॉयलेज सबसे कम से कम हो और हमें किसी को भी फूड पॉइजनिंग ना हो। These are the objectives of food preservation. So now we are coming on the techniques of food preservation, and the first one is drying. Drying, as the name suggests, dry means to reduce water content, है ना। ड्राई वही करते हैं जिसमें से पानी हटा दो, वो ड्राई हो गया। So this method reduces water content sufficiently and thereby prevents or delays bacterial growth। अगर पानी कम होगा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम होगी। ड्राइंग ऑल्सो रिड्यूसेस वेट, ड्राइंग से वेट कम हो जाता है क्योंकि पानी निकल जाता है। ठीक है, फूड पोर्टेबल हो जाता है। पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल। पोर्टेबल मीन्स इजीली ट्रांसफरेबल। तो अब कौन से फूड स्टफ्स को हम ड्राई करते हैं? दीज आर एप्पल, पियर, बनाना, मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट, कोकोनट। ठीक है, और ग्रेन्स भी ऐसे होते हैं जिनको हमें पहले धूप में सुखाना पड़ता है। मेज़, ओट्स, बार्ले, राइस, मिलेट, राई, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वीट। मीन्स इन सारे ग्रेन्स को हमें लॉन्ग टाइम तक रखना होता है, क्योंकि ये एक टाइम, जैसे आपके पास मेज़ जो आ गई वो अप्रैल मई में आ गई। ठीक है, अब इसको पूरे साल तक स्टोर करके रखना है, क्योंकि अगली फसल तो अगली अप्रैल मई में पहुंचेगी, आएगी, तब तक आपको इतनी सारी लार्ज पॉपुलेशन के लिए आपको ये स्टोर करके रखना है। सो दिस इज़ द इसके लिए हमें मॉइस्चर उसका ख़त्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कीड़े हो जाएंगे, कीड़े भी हो जाते हैं, फंगस भी हो जाती है, ख़राब हो जाता है सारा कुछ। ठीक है, तो इतनी मेहनत बेचारे किसानों की ख़राब हो जाती है। दैट्स वाई उसको प्रिजर्वेशन के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी, सो वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट। दिस इज़ हाउ कि उसको बड़े बड़े बर्तनों में रख के ऐसे धूप में रख दिया जाता है, और बड़े अच्छे से रखा जाता है कि सभी को बराबर धूप लगे। ठीक है, धूप लगेगी तभी वो पूरा अच्छे से सूखेंगे।
ये देखो, ये मक्की है, कितने लार्ज स्केल पे सुखाई जा रही है। ये एप्पल है, पियर है, इसको सुखा के रखा गया है। ये भी एप्पल है। वैष्णो देवी का प्रसाद आता है, वैष्णो देवी के प्रसाद में आता है ना एप्पल सूखा हुआ, है ना। ये शायद ये चेरीज़ हैं, दीज आर नॉट एप्पल, चेरीज़ एंड एप्रिकॉट्स। फाइन, ये इस तरीके से सुखाई जा रही हैं। So we are coming on the next, that is preservation using sugar and salt. So excess of sugar और salt जब हम यूज़ करते हैं किसी भी फूड मटेरियल के ऊपर, तो वो क्या करता है, शुगर और सॉल्ट उस फूड में से वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। और जब वो वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि उसको वाटर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट फूड गेट्स प्रिजर्व्ड। सो अगर कोई पूछे हाउ द फूड कैन गेट प्रिजर्व्ड विद द सॉल्ट एंड वाटर, देन व्हाट यू विल राइट, that sugar and salt reduce water content and make it unavailable for the growth of microorganisms. तो किस किस को चीज़ को हम ऐसे करते हैं, सो एज अ रिजल्ट द फूड गेट प्रिजर्व्ड। अब मीट और फिश को अगर कोई सिंपल ये भी पूछ सकते हैं हाउ मीट एंड फिश आर प्रिजर्व्ड, देन यू विल हैव टू राइट देन बाय अप्लाइंग सॉल्ट ऑन इट। ये नहीं प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट, आपने लिखना है दैट्स बाय अप्लाइंग सॉल्ट ऑन इट। जो पिकल्स होती हैं, वो भी पिकल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमक तेल वगैरह डला होता है, तो उसमें भी ऑयल से पानी नहीं आता है, एंटर ही नहीं करता है मॉइस्चर। और जो सॉल्ट होता है वो जो बचा खुचा कुछ भी होता है, जो रॉ फूड मटेरियल के अंदर कुछ होगा, वो उसको भी एब्सॉर्ब कर लेगा। फाइन, सेम इज़ द केस विद द जैम्स एंड जैलीज। जैम्स एंड जैलीज में शुगर मिला के बहुत सारे फ्रूट जूस के साथ, फ्रूट पल्प के साथ उसको हीटअप किया जाता है बहुत अच्छे से। फिर जब वो अच्छे से सारा मिक्स हो जाता है, देन उसको क्लोज कंटेनर में डाल दिया जाता है। सो एडिशन ऑफ शुगर इज़ ऑल्सो देयर, वो भी क्या करेगा, इट विल रिड्यूस वाटर कंटेंट। फाइन, then we are coming on acetic acid. Before this you can see how these are preserved. ये अचार बनाया जा रहा है नींबू का, उसके ऊपर सॉल्ट डाल के, या हम शुगर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये दिस इज़ हाउ शुगर एंड सॉल्ट आर अप्लाइड इन पिकल्स और जैम्स, तो आपको पता ही है ना। सो प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिडिक एसिड, इट इज़ एसिटिक एसिड का मतलब होता है विनेगर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एसिटिक एसिड, यू हैव टू राइट विनेगर, या व्हाट वी कॉल विनेगर इन साइंटिफिक लैंग्वेज, यू हैव टू राइट एसिटिक एसिड। ये ऐसी चीज़ें हैं कि कोई आपको इतने अच्छे से पता होना चाहिए, कोई नींद में भी उठा के पूछ ले, देन यू शुड learn, remember it, and you should be able to answer that what is the other name of vinegar, yes, acetic acid। समझ आई? ठीक है, these are very common things जो आपकी डेली रूटीन में भी यूज़ होती हैं। देन विनेगर को कैसे यूज़ होता है, कुछ पिकल प्रोडक्ट्स में विनेगर भी क्या करता है, हाउ विनेगर प्रिजर्व्स द फूड, इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है। देन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं या फ्रूट ड्रिंक्स होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे आपकी ड्यू हो गई, लिम्का हो गई, एंड कोका कोला, कोक, मिरिंडा, ऑल दीज। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें डालते हैं सिट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फ्लेवर भी आता है उससे और प्रिजर्व भी हो जाती है वो। सो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के लिए आप क्या यूज़ लिखेंगे, सिट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, और पिकल प्रोडक्ट्स के लिए आप विनेगर लिख सकते हैं। then it stops the growth of microorganisms. How it preserves, it stops the growth of microorganisms. then chemical preservatives, भैया ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेम टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, आप विनेगर भी लिख सकते हो, बट उसके साथ सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटा बायोसल्फेट, इसको हम KMS भी बोलते हैं। किसको, पोटेशियम मेटा बायोसल्फाइड को KMS। So chemical preservatives like sodium benzoate and potassium metabisulfate are used to preserve jams, jellies, pickles में salt वगैरह के साथ ये भी डाला जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। So you have to write these chemicals, how these chemicals help. These inhibit the growth of microorganisms. Inhibit भी slow down, stops
ठीक है, वर्ड अलग ले रखा है बस. देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ ये अभी केमिकल प्रिजर्वेटिव का आपको एक वो दिखा रखा है. देन सोडियम बेंजोएट, सॉर्बेट, प्रोपरायोनेट्स, ये भी कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं. दिस इज़ ये सोडियम बेंजोएट ऐसे दिखाई देता है. पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट्स इस ऐसे डिब्बी में आता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में डाला जाता है, बहुत देख के. ठीक है, ऐसे ये विनेगर से पिकल बनाया गया, विनेगर डाला गया है. सिरके वाले प्याज तो सभी ने खाए होंगे ना, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके. पिंक पिंक वाले प्याज जो टेस्टी लगते हैं, वो पिंक पिंक वाले प्याज इसीलिए होते हैं क्योंकि नॉर्मली सभी को प्याज खाना होता है रेस्टोरेंट में जाके सैलड के साथ. और प्याज हम ऐसे ही काट के नहीं रख सकते, वो ढीला हो जाता है. ढीला क्यों होता है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर इन द एनवायरमेंट. जो उनके आसपास की एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो ढीले हो जाते हैं. ठीक है, तो उससे बचने के लिए दे सोक द रॉ अनियंस इन द विनेगर. सो जब दे सोक द रॉ अनियंस इन द विनेगर, क्योंकि विनेगर एक एसिड है, वो उससे रिएक्ट करता है एंड देन उसके ऊपर पिंकिश सा कलर आ जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है. ठीक है, सो उससे बहुत सारे पिकल्स भी बनते हैं. देन दिस इज़ द विनेगर, ये सिंथेटिक विनेगर होता है. एप्पल साइडर विनेगर भी होता है, विनेगर भी होता है. ठीक है, ये भी विनेगर के वो बने हुए हैं अचार. देन हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीट एंड कोल्ड मीन्स, हीट मतलब पहले हीट अप कर देना, फिर कोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा कोल्ड कर देना. हीट अप करना मतलब बॉयल कर देना. जैसे नॉर्मली हम दूध को कैसे स्टोर करते हैं, दूध को हम बॉयल करते हैं. बॉयल करते हैं क्यों? बिकॉज ये लाइन बहुत अच्छे से आपने याद रखनी है. बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट ऑल, दैट्स वाई इट इज़ रिटन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन सेवरल फूड स्टफ्स आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. फ्रिज में हम क्यों रखते हैं? सारी चीज़ें यूज़ होने के बाद जो बच गई फ्रिज में रख दो जी, है ना. हफ्ते की सब्जी ला के फ्रिज में रख दो जी, और वो रहती भी फ्रेश है. वाई? बिकॉज ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, वाई वी रेफ्रिजरेट द फूड स्टफ्स एंड दे डोंट गेट स्पॉइल्ड. बिकॉज एट लो टेम्परेचर the low temperature inhibits the growth of the microorganisms. या ये लिख दो, एट लो टेम्परेचर माइक्रोऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो विद द सेम पेस. तभी तो सर्दियों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कहीं पे भी कीड़े मकोड़े, माइक्रोऑर्गेनिज्म, फंगस, एल्गी कुछ नहीं दिखती है, बट गर्मियों में दिखती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना. सो इसी तरीके से फ्रिज में होता है. फ्रिज में टेम्परेचर लो हो जाता है, मीन्स ठंडा हो जाता है, एंड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पैस्चराइजेशन. पैस्चराइजेशन जो होता है बेटा, वो कुछ मशीन्स में किया जाता है. और इसको जो आपके पास जो आते हैं ना पैकेट्स, पैक्ड मिल्क जो आते हैं, पैकेट्स वाले दूध जो आता है, उसमें आता है एक लो फैट वाला, एक फुल क्रीम वाला, एक अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं. तो उसको स्टोर करने के लिए कैसे किया जाता है? उसको भी प्रेशराइज्ड हीटिंग करते हैं. प्रेशराइज हीटिंग करके उसको फिर रेफ्रिजरेट करते हैं. ठीक है, प्रेशराइज जैसे प्रेशराइज्ड हीटिंग जैसे कुकर में होती है, कुकर में भी प्रेशराइज्ड हीटिंग से हम कुकिंग करते हैं. सेम ऐसे ही एक कम टेम्परेचर पे, मतलब बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर होती है तो हम उसको नीचे रखते हैं. बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे रखते हैं 100 डिग्री से कम पे. ठीक है, इसको हीट अप करते हैं बट विथ सम प्रेशर. जो उस कंटेनर के अंदर प्रेशर होता है. मिल्क इज प्रेशराइज ड्यू टू डिस्ट्रॉय. इस प्रेशराइजेशन से माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. देयर आर मैनी मोर हीट रेजिस्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म इन इट. बहुत सारे हीट रेजिस्टेंट माइक्रो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस पे हीट का इफेक्ट ही नहीं पड़ता, बट वो जो बाकी सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म कम हो जाते हैं, देर गेट रिड्यूस इन नंबर. इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म रह जाते हैं, दैट्स वाई द पैस्चराइज्ड मिल्क नीड्स टू बी स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेशन. ठीक है जी. सो बट इसका ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप इम्पॉर्टेंट लिख के कर लीजिए. दैट व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ पैस्चराइजेशन. ठीक है, ये इसमें आपने लिखना है दैट इनएक्टिवेट सम एंजाइम्स. पैस्चराइजेशन से मिल्क के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, या इनएक्टिवेट हो जाते हैं वो. ठीक है, तो वो एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं. दे हेल्प अस
इन मैनी वेज, बट पैस्चराइजेशन से वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तभी कहते हैं जो ताज़ा गाय से आया हुआ दूध है वो ज़्यादा बेटर है बजाय के पैक्ड मिल्क के। क्लियर है जी? देन वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज़ द मिल्क पैस्चराइजेशन मशीन देख लीजिए आप, इसके टेम्परेचर अकॉर्डिंगली इन बटन से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे पैस्चराइजेशन करना है, हाई टेम्परेचर पे करना है, या अल्ट्रा पैस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई करना है। सो दिस इज़ हाउ द मिल्क इज़ पैस्चराइज। ये एक और कंटेनर है मिल्क पैस्चराइजेशन के लिए। ये मिल्क इसमें डाला जा रहा है, फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको पैस्चराइज किया जाएगा। ये भी एक और बड़ा कंटेनर है। ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हो रही है, बॉइलिंग की जा रही है चीज़ों की। बॉइलिंग करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेफ्रिजरेट करते हैं तो उसको टेम्परेचर कम मिलता है। इस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने मारे थे वो हमें वापस नहीं मिलते हैं। देन वी आर कमिंग ऑन वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग स्टोर्स फूड इन अ वैक्यूम एनवायरनमेंट। वैक्यूम मतलब खाली, विदाउट एयर, तो यूजुअली an airtight bag or bottle. The vacuum environment deprives bacteria of the oxygen needed for their survival. If तो अगर हम एयर निकाल देंगे तो एयर अगर निकल गई तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी जो उनको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। इसीलिए वैक्यूम पैकिंग जो होता है वो नट्स को स्टोर हम इससे करते हैं, इससे रिड्यूस देयर लॉस, इससे उनका फ्लेवर वगैरह ख़त्म नहीं होता, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होती, मतलब रैंसिडिटी नहीं होती। ठीक है जी। सो ये वैक्यूम पैक, इसमें से जैसे ये मीट का पीस है, मीट के पीस में से इस मशीन के थ्रू एयर पूरी सक कर ली गई है, अब अंदर बिल्कुल एयर नहीं है। इसी तरीके से ये वैक्यूम पैक डेट्स तो आप देखते हो ना, खजूर जो आती है बिल्कुल पॉलीथीन चिपका होता है डेट्स के साथ, वो वैक्यूम पैक्ड ही होता है। ठीक है जी। ये अखरोट वैक्यूम पैक किया गया है। नीचे आप देख रहे हो बहुत सारी फूड आइटम्स पैक की गई हैं ऐसे। इनमें से क्या किया जाता है, हवा निकाल दी जाती है। आफ्टर दिस वी आर कमिंग इन लास्ट सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ कैनिंग। कैनिंग में क्या किया जाता है, जो आप कैंस पीते हो कोल्ड ड्रिंक्स के, प्लीज़ अब इस मौसम में नहीं पीना। जो कैंस और जार्स होते हैं उनको पहले बॉयल किया जाता है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, फूड को कुक किया है। और स्टराइल कैंस, इसको याद रखना है, स्टराइल मीन्स बॉयल किए हुए कैंस, जिसमें से बॉइलिंग की कंटेनर्स को, जिसमें से माइक्रोनिज़म को मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, इसी को बोलते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन बहुत सारे इक्विपमेंट की भी की जाती है, स्पेशली जो डेंटिस्ट के पास या डॉक्टर्स के पास जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको स्टरलाइज करते हैं, बॉयल करते हैं, ताकि एक के जर्म्स दूसरे पास ना जा सकें। देन फूड प्रिजर्व बाय कैनिंग और बॉटलिंग इज़ एट इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉयलेज। ठीक है, जैसे कब, जब हम उस बॉटल को खोल दें, तो आप मतलब ऐसी जो चीज़ें होती हैं तो खोलने के बाद अगर रखना है तो फ्रिज में रखो, नहीं तो इसको एक टाइम में ख़त्म कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है कि कैंस और जार्स आपको अगर पफ्ड दिखाई दें, जैसे जूस के जार्स आते हैं वो पफ्ड दिखाई दें, तो वो हमें नहीं लेने चाहिए, बिकॉज इट इंडिकेट्स अ स्पॉयलेज ऑफ फूड। अब कैसे स्पॉयलेज ऑफ फूड होती है, ध्यान से देखो। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस जूस के ऊपर आ गया है, दैट मीन्स कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस जूस को डिकम्पोज करना शुरू कर दिया है। एंड डिकम्पोजिशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रोड्यूस होने लग गई है, तो वो उसको और ज़्यादा जगह चाहिए, और ज़्यादा जगह चाहिए, तो वो क्या करेगी, उस कैन को पफ कर देगी और एनलार्ज कर देगी, फुला देगी गुब्बारे की तरह। सो अगर कंटेनर कहीं पे भी फूला हुआ दिखाई दे रहा है, दैट मीन समझ लीजिए कि अंदर का जूस ख़राब होने लग गया है। देन इट्स बेटर कि आप उसको ना ख़रीदें, क्योंकि पैसे दे के ख़रीदेंगे वो भी ख़राब फूड, तो गलत काम हो जाएगा, है ना जी। सो दिस इज़ हाउ द कैनिंग इज़ डन। पहले उसको बॉयल किया जाता है, फिर उसमें सामान भर के रखा जाता है। ठीक है जी, कैनिंग जार के लिए DIY टेबल था पूरा। देन जी फ्रीजिंग वही चीज़ है कि जो कम टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते।
टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जनरली मोर रेजिस्टेंट टू कोल्ड देन टू हीट. ऑल दो सम आर किल्ड. कुछ तो फ्रीजिंग पे फ्रीज करने पे मर ही जाते हैं. सो फ्रीजिंग टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे जब भी हम फूड स्टफ को रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो ग्रो नहीं करते या मर जाते हैं या उनकी ग्रोथ बहुत धीरे होती है. दिस इज़ हाउ द रेफ्रिजरेशन इज़ डन. क्लियर है? देन यू आर हैविंग दिस विद इन 2 minutes ये हो जाएगी. आपका चैप्टर फिनिश हो गया है. सो द ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. दिस इज़ हाउ द, आप बुक निकाल लीजिए फटाफट से. बुक तो निकाल रखिए, पेन लेके जल्दी से लिखिए. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यस, माइक्रोबायोलॉजी. ब्रेड डो कैसे किसकी प्रोडक्शन से होता है? ऊपर उठता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. Microorganisms that causes diseases are pathogens. Then chemical preservatives, sodium benzoate and KMS means potassium metabisulfate. Then which fungus causes food poisoning? This is Aspergillus. Then अगर हम match the following करते हैं तो match the following के लिए ringworm, it is a type of fungus. Clostridium, it is responsible for food poisoning. देन एंथ्रैक्स, ये कैटल में होती है ये प्रॉब्लम. लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने में हेल्प करता है. देन मीथेन इज़ देयर प्रोड्यूस्ड इन बायोगैस रिएक्टर्स. फाइन. नाउ टिक द करेक्ट आंसर. द प्रोसेस दैट हेल्प मिल्क टू लास्ट लॉन्गर, अभी अभी पढ़ा है, दैट इज़ द पैस्चराइजेशन. रस्ट ऑफ व्हीट इज़ कॉज्ड बाय, यस, फंगस. मेडिसिन्स कंटेनिंग किल्ड और वीकेंड पैथोजन, जो आजकल सभी को लग रही है 18 to 45 ईयर वाले सबको लग रही है, ठीक है, दैट इज़ वैक्सीन्स. देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, तो वो होती है जो नॉर्मली एयर में नॉन लिविंग और लिविंग में वायरस. देन अ डिजीज कॉज बाय अ वायरस एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट, इट इज़ डेंगू. ठीक है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आप ये लर्न कर लीजिए. ठीक है, ये एक्सरसाइज A to C and you will get the part D and part E in your document section and do learn it. Fine. Thank you very much. God bless you and take care.